हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्विच और ये स्विच का सिंटैक्स है। तो ये पढ़ने से पहले हम स्विच का एग्जाम्पल स्टडी कर लेंगे और उसके बाद ही हम सिंटैक्स की तरफ आएंगे। और यही बेटर तरीका है कंसेप्ट क्लियर करने का। पहले एग्जाम्पल देख लो और बाद में सिंटैक्स वगैरह के ऊपर आप ध्यान दो, इससे आपके कंसेप्ट बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाते हैं। तो हमें एक लगेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत, तो हम चले जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और एक मैं आपको पहले छोटा सा प्रोग्राम बना के बताता हूँ जिसका नाम है इवन और ऑड का। तो मैंने एक इंटीजर नंबर लिया, यूजर से एक वैल्यू मांगनी है, तो मैंने एक वैल्यू मांगी है एंटर एनी इंटीजर नंबर। और आपको पता है कि वैल्यू कैसे रीड करते हैं, तो ये रीडिंग ही चल रहा है। सीन का यूज करके हमने वैल्यू स्टोर कर दी नंबर में। अब रही बात कौन से लॉजिक से आपको इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। आप इसे सिंपल इफ से भी कर सकते हैं और इफ एल्स से भी कर सकते हैं। तो इसे मैं कर रहा हूँ सिंपल इफ से। आपको लॉजिक पता है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कि नंबर को 2 से डिवाइड करो और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट्स अ इवन नंबर और अदरवाइज इट्स अ ऑड नंबर। अदरवाइज यानी कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। तो मैंने इट्स अ इवन नंबर लिखा और देखो मैं फिर से एक इफ लिख रहा हूं, चाहे तो एल्स भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे नंबर मॉडुलर 2 इक्वल टू 1 कर दिया। रिमाइंडर 1 आता है तो आपको मैसेज प्रिंट करना है इट्स ऑड नंबर। ओके, तो ऐसे छोटा सा मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना दिया है और अब पता है इसी प्रोग्राम को आपको कन्वर्ट करना है स्विच में। तो स्विच किसका रिप्लेसमेंट है ये पता है, ये नेस्टेड इफ एल्स का, सिंपल इफ का या इफ एल्स का जो प्रोग्राम होते हैं उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्विच के प्रोग्राम में, और वही तो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसे बना देता हूं मैं कमेंट साइड बाय साइड में, ये भी आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और स्विच का सिंटैक्स भी हम स्टडी करेंगे। तो स्विच का सिंटैक्स लिख लेते हैं बेसिक वाला। स्विच होता है, उसका पैरेंथेसिस होता है और उसका खुद का कर्ली ब्रैकेट होता है। इसका खुद का कर्ली ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह नहीं है। अब इन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है वही तो हमें स्टडी करना है। तो देखो सबसे पहले कौन से इफ एल्स के या इफ के प्रोग्राम आप स्विच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन इफ की जहां पे इक्वल टू साइन का यूज हुआ है। ओके, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे इफ एल्स के प्रोग्राम या सिंपल इफ के प्रोग्राम जहां पे बस इक्वल टू का यूज हुआ है उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्विच के प्रोग्राम में। ओके, तो आपको धीरे धीरे आइडिया आ ही जाएंगी। तो देखो ये पूरा खेल कंपैरिजन का है। आप देख सकते हैं दोनों इफ में कौन कंपैरिजन हो, किसका कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर मॉडुलर 2 को कंपेयर किया जा रहा है 0 और 1 से, है ना। तो ये कॉमन चीजें आप देख सकते हैं, नंबर मॉडुलर 2 ये कॉमन है। और कौन से वैल्यू के साथ उन्हें मैच किया जा रहा है, 0 और 1 के साथ मैच किया जा रहा है। यानी कि आप रिमाइंडर को टेस्ट कर रहे हैं 0 और 1 के साथ। तो वही एक्सप्रेशन जिसको जो कॉमन एक्सप्रेशन है वो आपको स्विच के पैरेंथेसिस में लिखना है। यानी कि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर मॉडुलर 2। तो इसके हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक है 0 और दूसरा है 1। तो आपको आइडिया आ गई कि स्विच के पैरेंथेसिस में क्या लिखते हैं। जो कॉमन है इफ में चीज, जिसकी वैल्यू आपको कंपेयर करना है किसी के साथ, वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है कि इनके जो आंसर है ये सिर्फ इंटीजर होने चाहिए। स्विच कोई फ्लोट के ऊपर काम नहीं करेगा, ऐसे वैल्यू के साथ नहीं काम करेगा जिसके आंसर फ्लोट आते हैं। स्विच सिर्फ जिसके साथ काम करेगा जिनके आंसर इंटीजर आते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो क्लियर है ना, इक्वल टू साइन वाला। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि बस इंटीजर आंसर के लिए ये काम करता है। तो अब आते हैं हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इनकी क्या क्या वैल्यू रह सकती है वही हमारे केस की वैल्यू होती है। ठीक है, आपको एक कीवर्ड लिखना है केस, और इसका आंसर क्या आ सकता है वो आपको यहाँ पे केसेस बनाने हैं। नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, और हमारी दूसरी जो केस है वो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ये 0 और 1 है, इन्हें कहा जाता है वैल्यूज। ओके, तो देखो ये वैल्यूज किसके साथ लिखी जाती हैं, केस के साथ लिखी जाती हैं। केस लिखो और इसकी पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है, 0। इसकी पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है, 1। लाइक दैट आपको ऐसा लिखना है। ओके, तो गाइस आपको इतना समझ गया है कि ये क्या होती है, और पता है ये जो वैल्यू होती है ये भी इंटीजर होनी चाहिए। इस एक्सप्रेशन का आंसर जैसे इंटीजर होता है ना, तो इनके आंसर, इनके जो वैल्यूज हैं वो भी इंटीजर होनी चाहिए, और साथ में आपको कोलन लिखना है। अब ये कंपैरिजन कैसे होता है, देखो जैसे आपने एक वैल्यू पुट कर दी तो ये सॉल्व हो गया नंबर मॉडुलर 2 का आंसर, और ये आंसर अब इन केसेस के वैल्यू के साथ मैच होता है। जैसे इफ में होता है ना, वैसे इंटरनली यहाँ पे हो रहा है। अगर केस मैच होती है, अगर एक्सप्रेशन और वैल्यू मैच होती है, तो इस केस के नीचे जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हमारी केस 1 कौन सी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये होने के बाद क्या होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स इवन नंबर।
ओके तो मैंने ऐसा मैसेज लिख दिया। इसके बाद केस 2 के लिए, मतलब कि हमारी जो दूसरी केस है उसके लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इट्स अ ऑड नंबर। अगर ये केस मैच होती है तो आपको क्या लिखना है, इट्स ऑड नंबर। तो ऐसे 2 मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इतना तो आपको समझ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसका आंसर इसके साथ मैंने कंपेयर करके देखा है। क्या इसे रन किया जाए, तो चलो इसे रन करके देखते हैं और वैल्यू पुट करके देखते हैं 5 और देखो आंसर क्या आ रहा है, इट्स अ ऑड नंबर। ऐसा लग रहा है ना कि प्रोग्राम हमारा बिल्कुल बराबर है, तो क्यों ना इसे फिर से रन किया जाए। और जैसे मैं इसे रन करूं और वैल्यू पुट करूं 4 तो आंसर क्या आना चाहिए, इट्स अ इवन नंबर। पर जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं एंटर की बटन को, देखोगे इट्स इवन नंबर एंड इट्स ऑड नंबर दोनों को दोनों प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमारे से ऐसी क्या गलती हुई, देखो तो मैंने आपसे क्या कहा था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो हमने स्विच के अंदर लिखी है और केस की वैल्यू अगर मैच होती है तो उसके नीचे जो भी लिखा है वो सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है। तो पहली बार जब मैंने 5 एंटर किया था तो 5 को 2 से मॉडल करने के बाद आंसर 1 आता है। तो केस के वैल्यू से वो मैच करता है क्या, 1 नहीं, तो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ओके, जो कोलन के बाद लिखी है। बाद में हम केस 2 के ऊपर आए, यानी कि यहाँ पे जो केस 1 है और आंसर था 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, यस 1 इट्स ऑड नंबर। तो हमें लगता है 5 के लिए काम करता है। बट जैसे ही मैंने 4 एंटर किया तो 4 मॉडुलर टू 0 होता है और केस 0 से वो मैच हुआ तो इट्स इवन नंबर तो प्रिंट हुआ। बट मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ही केस मैच होती है नीचे सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसके नीचे अगर बाकी कोई केसेस भी लिखी हैं तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ये खास बात होती है यहाँ पे। ऐसा यहाँ पे तो नहीं हो रहा था इफ में, बट यहाँ पे होता है। तो आपको पता है यहाँ से फोर्सफुली बाहर निकलना पड़ता है। अगर कोई केस मैच हो जाती है तो उससे फोर्सफुली बाहर निकलने के लिए आपको और एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है जिसका नाम है ब्रेक। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो उसके नीचे जो भी लिखा है वो सब कुछ क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप हर केस में ब्रेक लगा सकते हैं एक्सेप्ट लास्ट। तो भले ही हमारी ये केस 2 लास्ट है पर मैंने ऐसे यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, वैसे भी नहीं लगाओगे तो भी आप बाहर निकलने वाले ही हो। तो ये हो गया हमारा इफ का जो प्रोग्राम था इवन और ऑड का, उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया स्विच के प्रोग्राम में। क्या क्या चीजें आती है देखिए आपने, स्विच अपने आप में कीवर्ड है, इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखा जाता है जिसके आंसर इंटीजर आते हैं, अंदर केसेस बनाई जाती है, मतलब इसकी पॉसिबल वैल्यू, थोड़ी सी स्पेस देके केस में वैल्यू लिखो और कोलन के नीचे या उसके साइड में ही जो चीज जो आपको लॉजिक या जो भी सेंटेंस है जो आपको प्रिंट करना है वहां पे लिखो। और क्या लिखना नहीं भूलना है, ब्रेक लिखना नहीं भूलना है। तो ऐसा था ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम। अब इसको आप रन करके देखेंगे कोई भी वैल्यू के साथ, जैसे कि 4, तो देखो अब एक ही बार प्रिंट हुआ है, एक ही बार प्रिंट होके वहां से ब्रेक लग गया, इसलिए हम वहां से बाहर निकले हैं। तो ये था इफ को कन्वर्ट करने का तरीका। पर ये जो प्रोग्राम मैंने ऊपर लिखा है ये ऐसा भी हो सकता था ना, देखो यहाँ पे एल्स हो सकता था, मैं एक कंडीशन यहाँ से हटा सकता था, है ना, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसी का मतलब ये कंडीशन नीचे वाली ट्रू हो जाएंगी। ऐसा आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे क्या होता है, जो लास्ट वाली कंडीशन होती है वो हमेशा एग्जीक्यूट होती है। तो आप इसके जगह पे लिख सकते हैं एक कीवर्ड जिसका नाम है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब लास्ट वाला एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में जो सबसे लास्ट में एल्स होता है जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती है वही हमारा डिफॉल्ट होता है। और लास्ट इसमें आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया था। तो पता है ये जो मैंने कन्वर्ट किया है ये मैंने इफ एल्स को कन्वर्ट किया है। ओके, तो अगेन वैसा ही रहेगा। नंबर मॉडुलर 2, 0 आंसर आता है तो 0 केस के साथ मैच होगा, ये एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक लग जाएगा। अगर आंसर 0 नहीं आता है, अदर देन 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अगले के पहले के अलावा कोई जो भी आंसर है वो क्या रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा, तो एग्जीक्यूट होगा। और सेम प्रोग्राम अभी भी काम करता है। तो अब इसे कंपाइल किए, आपने इसे रन किए, 5 के लिए ऑड आएगा और 4 के लिए ये इवन आएगा। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने 2 इफ वाले को भी स्विच में कन्वर्ट करके बताया आपको, और इफ एल्स को भी मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया। बस ध्यान अच्छे से रखना है कि कौन से प्रोग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्विच में जहां पे इक्वल टू साइन का यूज हुआ है। ओके गाइस, मेरे ख्याल से आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। तो बढ़ते हैं हमारे सिंटैक्स के ऊपर समझने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच लिखा है, ओके, उसके बाद वेरिएबल लिखा है, मतलब वेरिएबल का नाम भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, या कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है जिनके आंसर इंटीजर में आए। और उसके अंदर बहुत सारी केसेस रह सकती हैं पॉसिबल वैल्यू के लिए। केस 1, केस 2 की वैल्यू, ये कोई सीरियल नंबर नहीं है, ये पॉसिबल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे वो 1, 0, 1 इससे मैच हो रही है, बट ये कोई सीरियल नंबर नहीं है। तो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू n तक। ओके, जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है ब्रेक के साथ लिखते जाओ
आएगा और सबसे लास्ट में कौन रहता है, डिफॉल्ट, वहां पे आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरीका, जब भी आपने इवन और ऑड का प्रोग्राम देखा हम उसे स्विच से कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक्चुअली स्विच का जो पर्पस होता है वो होता है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम लिखना, और वही हम बड़ा सा प्रोग्राम अब देखते हैं। तो ये जो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम होते हैं ये यूजर के चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम उनको यूजर को एक मेनू देते हैं और मेनू से एक ऑप्शन वो चूज करता है यूजर, और उसे आपसे प्रोग्राम रन करता है। एग्जाम्पल देखने के बाद आपको उसके आइडिया क्लियर हो जाएंगी। तो हम बनाने वाले हैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम का नाम रहने वाला है कैलकुलेटर। इसे एक मैं नाम दे देता हूं कि ये कैलकुलेटर का मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। ओके, आइडिया आ जाएंगे गाइस, आपको बस इसके साथ बने रहना है, आपको समझ जाएगा कि एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कौन सा होता है। तो सबसे पहले यूजर को हम एक मेनू देना है। तो देखो मैं यहाँ पे एक मेनू दे रहा हूँ। सिंपल सा सी आउट लिखते हैं जिससे हम मेनू क्रिएट करने वाले हैं, बहुत ही आसान होने वाला है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लिख देता हूँ। ओके, और आपको मैं इसे रन करके भी बताते जाता हूँ कि इससे हो क्या रहा है। अगर हम इसे रन करते हैं, देखो क्या लिख के आ रहा है, कैलकुलेटर लिख के आ रहा है। ठीक है, तो देखो मेनू कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 नंबर के ऊपर एडिशन परफॉर्म होने वाली है, तो मैंने यहाँ पे एडिशन लिखा है। और इसे अगर मैं आपको कंपाइल करके बताऊँ तो ये कैसे दिखता है, देखो ऐसा दिखेगा, कैलकुलेटर 1 डॉट एडिशन। क्यों ना अगर ये 1 नीचे आता तो देखो हमारे पास एक चीज है जिसको हम बैकस्लैश ऑपरेटर बोलते हैं, स्लैश एन, यानी कि हमारे कंप्यूटर का एंटर है, या फिर आपने एंड एल के बारे में सुना होगा ना, वही चीज है यहाँ पे। तो अगर इसे मैं रन करूं तो आप देखोगे कि कैलकुलेटर लिखा है और उसके नीचे आ रहा है 1 के ऊपर एडिशन। तो बस आपको ऐसी चीजें यहाँ पे लिखती जानी है। दूसरे नंबर के ऊपर हम सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखा, स्लैश एन लगाते जाओ। तीसरे इसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। और लास्ट इस पे लिख देते हैं स्लैश एन लगा के, 4th नंबर के ऊपर हम डिवीजन लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिवीजन लिख दिया। ठीक है, और एक स्लैश एन आप चाहे तो लगा सकते हैं कि इसके नीचे वाली लाइन भी नीचे प्रिंट हो, इसके बाद वाले आने वाली, और इसे आप रन करोगे, देखो आपको एक मेनू नजर आ रहा होगा। कैलकुलेटर, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। सब्ट्रैक्शन के सामने 2 प्रिंट नहीं हुआ है, लिटिल बिट मिस्टेक हुई है, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के सामने 2 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 2 भी लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक मेनू है। तो ये पूरा प्रोग्राम जो हमारा है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यूजर जो बोलेगा, उसने 1 प्रेस किया तो एडिशन होगी, 2 प्रेस किया सब्ट्रैक्शन होगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा और 4 के ऊपर डिवीजन होगा। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यूजर से ये ऑप्शन मांगना पड़ेगा ना, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यूजर के लिए मैसेज है एंटर यूर चॉइस या चूज यूर चॉइस, आप ऐसा उसको मैसेज दे सकते हैं। तो मैंने उसको चॉइस या फिर आप ऑप्शन भी बोल सकते हैं, एंटर यूर ऑप्शन। तो यूजर वो 4 ऑप्शन में से ऊपर जो दिए हैं ना ऑप्शन, उसमें से एक चूज करेगा, तो उसे आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो मैंने उसे ओपीटी में मैं स्टोर करूंगा। तो देखो ओपीटी नाम का कोई वेरिएबल अब हमारे प्रोग्राम में नहीं है। रन करोगे ना तो एरर आएगा, देख सकते हैं आप, अनडिफाइंड सिंबल ओपीटी, यानी कि हमारा ऑप्शन। आपको इसके बारे में, आप एरर के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो इसे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ऊपर डिक्लेरेशन में कर देता हूं इंटीजर ओपीटी। आप बोलेंगे सर इंटीजर ही मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4 ये इंटीजर ही है, और पता है इसी वेरिएबल का मैं यूज स्विच में करने वाला हूं। और तो आप तो जानते ही हैं स्विच के ब्रैकेट और वैल्यूज जो होती हैं वो कैसी होती है, इंटीजर वैल्यू होती है, इसलिए आपको इसे इंटीजर ही रखना है। ठीक है गाइस, इतना समझा आपको। तो यूजर ने एक बार ये चीजें चूज कर ली कि उसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको यूजर से नंबर मांगने पड़ेंगे। देखो अब इसको मैं आपको रन करके बताता हूं। यूजर ने चूज किया 1, तो अब क्या होना चाहिए, प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एडिशन होनी चाहिए, तो यूजर से आपको 2 नंबर भी तो मांगने पड़ेंगे। बट यहाँ पे तो नंबर के लिए कुछ भी मांगा नहीं जा रहा है, हमने तो प्रोग्राम ऐसे कुछ बनाया नहीं है, तो क्यों ना उनके लिए भी वेरिएबल लिए जाए। तो मैंने देखो यहाँ पे फ्लोट a,b लिया है। आप बोलेंगे सर फ्लोट कैसे क्या लिया, आपने तो कहा था कि स्विच में सिर्फ इंटीजर नंबर यूज होते हैं। हाँ, बट कहाँ पे, स्विच के ब्रैकेट में जो पैरेंथेसिस है और जो हमारे वैल्यूज है वहां पे होता है। कैलकुलेशन तो आप कुछ भी नंबर कर सकते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट a भी रखा है। और कंफ्यूजन लगता है आपको तो इंटीजर ही रखो। वैसे भी हम सिंटैक्स को स्टडी करने के लिए इसे पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना अब यूजर से वैल्यू मांगे जाए। तो एंटर एनी 2 नंबर्स। ओके, तो मैंने यूजर से 2 नंबर मांगे हैं। ओके, और इसको मैंने सेमीकोलन लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने a और b के वैल्यू यहाँ पे स्टोर करके बता दी। अब करते हैं इसे रन और देखते हैं प्रोग्राम कहाँ तक बना है। यूजर ने एंटर किया 1 कि उसे एडिशन करनी है और 2 नंबर मांगे जा रहे हैं, और 2 नंबर यूजर एंटर भी कर रहा है और कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट भी कर रहा है। बट
वर्ड आंसर मिल रहा है क्या? नहीं। तो देखो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमको स्विच से करना है। क्या प्रेस करने के बाद, यानी यूजर ने क्या एंटर करने के बाद क्या होना चाहिए, वो स्विच के ऊपर डिपेंड है। स्विच की स्पेलिंग आपको बराबर लिखनी पड़ेगी, ये कीवर्ड है तभी ये व्हाइट कलर में आएगा। तो देखो इस ब्रैकेट के अंदर अब लिखना क्या है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ओपीटी, है ना। पहले के प्रोग्राम में देखो इवन और ऑड के इसमें एक्सप्रेशन लिखा था, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल का नाम लिखा है, यानी कि इसी वेरिएबल के ऊपर हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम डिपेंड करता है। तो आपको तो पता ही इस ओपीटी की यानी कि ऑप्शन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एडिशन के लिए 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 एंड सो ऑन, ऐसा हो सकता है। तो वही हमारी केस की वैल्यू है। तो पहली केस देखो हमारी क्या है, केस 1, ओके, स्पेस दो, 1 दो और कोलन दो। अब अगर ये केस मैच होती है तो उसके नीचे का पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं नहीं कि यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक यूज करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट सम लिख रहा हूं, सम इज इक्वल टू, और सी आउट पता है ये छोटे मोटे कैलकुलेशन भी आराम से कर लेता है। तो सम इज इक्वल टू अगर मैं a प्लस बी लिखूं तो ऑटोमेटिकली एडिशन हो जाएंगी और उसका आंसर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। बस ये कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है पर डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा आपने 11th में वगैरह कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लो अभी कि ये सी आउट होता है, ये छोटे मोटे अरिथमेटिक कैलकुलेशन या बाकी कैलकुलेशन भी ये कर सकता है। अगर आपका ये टास्क खत्म हो गया तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, ब्रेक लगाना है। और आपको पता है कि ब्रेक क्यों लगाना पड़ता है, अदरवाइज उसके नीचे जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिलहाल के लिए एक ही केस है तो आप देख सकते हैं कि ये काम करता है। मैंने 1 प्रेस किया, मैंने 2 नंबर प्रेस किए, आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो क्यों ना दूसरी केस बनाई जाए। तो दूसरी केस कैसे बनाते हैं, बस इसके नीचे जाओ, आपको बस पॉसिबल वैल्यू लिखनी है। 2 हो सकती है ऑप्शन की वैल्यू, और डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सी आउट लिखना है। और इसके बाद सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखा इज इक्वल टू, शॉर्टकट में a माइनस बी यहाँ पे लिख दो। अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, और लगाना भी चाहिए क्योंकि इसके नीचे भी और केसेस आने वाली हैं। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन है तो आपको पता है वो 3rd नंबर के ऊपर है। तो सी आउट में मल्टीप्लीकेशन का जो आउट रिजल्ट होता है वो क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आपको शॉर्टकट में a इंटू बी लिखना है। इसके बाद ब्रेक लगाना नहीं भूलना है। और उसके बाद हमारी जो चौथी केस है वो क्या आनी चाहिए, डिवीजन की है। तो आप वहां पे भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अब डिवीजन के 2 रिजल्ट आते हैं, आपको पता है, एक रिमाइंडर होता है और एक क्वोशंट आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर तो आएगा नहीं क्योंकि नंबर हमारे फ्लोट है, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही डिवीजन लिख सकते हैं, या चाहे तो आप क्वोशंट भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। और a डिवाइड बाय b आप यहाँ पे करो, आंसर आपको फ्लोट में मिलेंगे। ओके, इंटीजर का कोई सवाल नहीं है क्योंकि हमने नंबर a और b कौन से लिखे हैं, फ्लोट लिखे हैं। ओके, तो ऐसा मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया। और बस अब देखो आपके हिसाब से, यानी कि यूजर के हिसाब से, इसने अगर 3 प्रिंट किया, मतलब कि 3 एंटर किया यूजर ने, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। मैंने ऐसे नंबर एंटर किए और देखो आपके पास प्रोडक्ट है। ठीक है, आप फिर से इसे रन कर सकते हैं कुछ भी। अगर मुझे यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करनी है, ओके, 45 डिवाइड बाय 0 पॉइंट ऐसा कुछ लिखा, आपको इसे आंसर को कैलकुलेट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके लिए इसका आंसर निकाल लेगा। लाइक दैट, ऐसे ये प्रोग्राम हमारे काम करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्यों कहा गया है या मल्टी ऑप्शनल प्रोग्राम क्यों कहा गया है, क्योंकि यूजर के सामने ऑप्शंस है और उस ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये प्रोग्राम क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो जो हमारे रियल प्रोग्राम्स होते हैं रियल लाइफ के, वहां पे भी ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं। रियल लाइफ में आपने बहुत बार ऐसे प्रोग्राम सॉल्व किए होंगे या एटलीस्ट यूज तो भी किए होंगे, तो वो स्विच से बनाए गए हमारे प्रोग्राम है। ठीक है, तो रही बात कि अगर यूजर इसे रन करता है और उसने 9 एंटर किया, तो आप देख सकते हैं 9 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं, फिर भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और आपको कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी यूजर ने गलत ऑप्शन एंटर किया है। तो गलत ऑप्शन कौन सा है, 1 से लेकर 4 छोड़ के बाकी सब आंसर हमारे इनवैलिड है। तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज डाल सकते हैं, यानी कि अगर यूजर ने इनके अलावा कोई वैल्यू एंटर की तो आप उसे बोल सकते हैं यूजर को इट्स इनवैलिड ऑप्शन। ओके, लाइक दैट, इनवैलिड ऑप्शन। ऐसा होता है ना, बहुत बार आपने कस्टमर केयर को कॉल किया होगा तो आपको याद है, वो कुछ तो बटन प्रेस करने को लगाते हैं, अगर वो गलत बटन प्रेस हुई तो वो बोलते हैं कि इट्स इनवैलिड ऑप्शन वगैरह, कभी आपने सुना ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रन
रन करूं तो देखो मैंने 9 एंटर किया, तभी वो 2 नंबर आपसे मांग रहा है, बट बाद में बोल रहा है कि इट्स इनवैलिड ऑप्शन। तो हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ों को, बट मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में सब चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। हमारा काम था कि स्विच कैसे काम करता है, इतना ही आपको दिखाना था मुझे, और मैंने आपको ये दिखाया है। आगे भी ऐसे प्रोग्राम आएंगे जब हम थ्योरी वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे बड़े वाले टॉपिक रहेंगे, उसमें ये स्विच आएगा। तो ये था हमारा स्विच, जिसमें हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं उसका ये डेमोन्स्ट्रेशन था। आई होप सो कि आपको समझा होगा। आप फिर से सिंटैक्स देख लो, आपको फिर से आइडिया आ जाएंगे ये कैसे काम करता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। ब्रैकेट में उसका सिंबल देख सकते हैं आप, क्वेश्चन मार्क है और कोलन है, और उसका सिंटैक्स भी मैंने लिख दिया है पहले ही। एक्सप्रेशन 1 है, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है एक्सप्रेशन 2, देन कोलन है, और देन है एक्सप्रेशन 3, और एक सेमीकोलन से उसे एंड किया गया है। तो आपको तो पता ही है हम पढ़ते कैसे, हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं और बाद में इसके ऊपर हम आते हैं। बट लिटिल बिट आइडिया कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। ये C++ का अकेला ऐसा ऑपरेटर है जो टर्नरी ऑपरेटर है। 2 टाइप के ऑपरेटर आपको पता है, बाइनरी होते हैं और यूनरी होते हैं, जिसको कितने ऑपरेंड लगते हैं उस हिसाब से उनका टाइप डिसाइड होता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है, 1, 2 एंड 3, इसलिए ये टर्नरी ऑपरेटर है जिसे 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। कैसे ऑपरेंड होते हैं वो तो आपको एग्जाम्पल के बिना समझने वाला नहीं है। तो इसे हम बना देते हैं कमेंट और बढ़ते हैं हमारे जनरल सिंटैक्स के ऊपर। और यहाँ पे भी हम एक सेम प्रोग्राम करके देखेंगे जो इसके पहले हमने करके देखा था, जिसका नाम है इवन और ऑड। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है, आपको तो इसकी आदत भी हो गई होंगी कि इवन और ऑड का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। जल्दी जल्दी हम इसे प्रोग्राम बना देते हैं। एंटर एनी इंटीजर नंबर, ओके, और उसके बाद यूजर से एक वैल्यू लेते हैं। तो मैंने यूजर से एक वैल्यू ले ली है, और उसके बाद तो आपको पता ही है इफ लगाना है नंबर मॉडुलर 2। अगर उसका आंसर अगर 0 आता है तो आपको प्रिंट करना है इट्स अ इवन नंबर। थोड़ी देर पहले ही हमने इसे देखा था, इट्स इवन नंबर। स्विच का प्रोग्राम भी हमने समझने के लिए इसी का यूज हमने किया था। और वैसे ही अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है, सी आउट इट्स ऑड नंबर। तो आपको तो आइडिया आ ही गई होंगी कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये किसका रिप्लेसमेंट है। ऑफ कोर्स ये हमारे नेस्टेड इफ एल्स का ही रिप्लेसमेंट है, लाइक दैट, बस वैसा ही। तो आपको तो आइडिया आ ही गई होंगी कि जो ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है हमारा, ये भी इफ एल्स का अल्टरनेटिव है। बस कैसे यूज करते वो हमें यहाँ पे अब देखना है। अगर मैं इस इफ को हमारे इंग्लिश के लैंग्वेज से कंपेयर करूं तो ये क्या होता है हमें वो देखना है। तो ये होता है इज, और आपको पता है किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर इज से होती है तो उसका एंडिंग होता है क्वेश्चन मार्क से। एक्चुअली इज से जो शुरू होता है ना वो क्वेश्चन मार्क ही होता है। वैसे मैंने यहाँ पे इफ लिखा तो मैं आपको बोल क्या रहा था, पूछता क्या हूं मैं आपको, नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर 0 आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ही है ना जिसके आंसर ट्रू और फॉल्स आते हैं। तो देखो मैंने इफ की जगह इज लिखा, ओके, और इज को मैंने एंड किया है क्वेश्चन मार्क से। दैट्स इट। ये है ना इज, ऐसा वर्ड या कीवर्ड हमारे C++ में नहीं है, बट उसका जो लास्ट चीज है सिंबल वो हमारे पास अवेलेबल है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो पता है इफ को ही हम इस जो कंडीशनल ऑपरेटर का जो क्वेश्चन मार्क्स होता है उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, बस आपको इज नहीं लिखना है। तो दैट्स इट। आपको समझ गया मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने इफ हटा दिया और कंडीशन के पीछे मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब रही बात ये कोलन कौन सा है, तो बस दैट्स कुछ भी नहीं है, ये जो एल्स होता है हमारा यही हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। तो देखो इतना सिंपल होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। इफ के जगह लिखो क्वेश्चन मार्क, बस क्वेश्चन मार्क कंडीशन के पीछे लिखो, और एल्स की जगह पे क्या लिख दो, आपको कोलन लिखना है। बस एक थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको यहाँ पे लेना है कि जो कंडीशनल ऑपरेटर यूज होता है उसमें एक ही सेमीकोलन होता है और वो लास्ट में होता है, बीच के सभी सेमीकोलन आपको हटा देने हैं। तो ये जो सेमीकोलन इसको आपको हटाना है, ठीक है, हटा दिया मैंने यहाँ पे, और हमारा इफ एल्स का प्रोग्राम यहाँ पे कन्वर्ट हो गया कंडीशनल ऑपरेटर वाले प्रोग्राम में। रन करोगे तो वही आपको सेम आउटपुट मिलेगा जैसे आपको पहले मिलता था, वैसे के वैसे ही देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। अब रही बात क्या ऐसे ही इसे यूज करते हैं जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, नहीं, आप इसमें लिटिल बिट चेंजेस कर सकते हैं। देखो ये जो मैंने यहाँ पे इतनी सारी लाइन लिखी है, 1 2 3 4 लाइन्स लिखी है ना, आप इसे एक ही लाइन में लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, मैं सेंटेंस को ऊपर लेके आ गया वो वाले, इस कोलन को भी
मैंने इसके पीछे लगा दिया और उसके बाद ये जो नेक्स्ट सेंटेंस बचता है इसे भी मैंने यहाँ पे लगा दिया और बन गया हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स। आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन जिसको मैंने हाईलाइट की है दैट्स एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 में हमेशा कंडीशन होती है और उसके पीछे लगता है क्वेश्चन मार्क, यानी कि कंप्यूटर चेक कर रहा है क्या ये कंडीशन ट्रू है। आंसर हमारे दो हो सकते हैं, या तो होंगी या तो नहीं होंगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन 2 है ये एग्जीक्यूट होता है। आप देख पा रहे जिसे मैंने हाईलाइट किया है, इस कंडीशन का जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है। तो ये कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है ना, फॉल्स जो होती है उसका जो स्टेटमेंट है उसके बाद का ये नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि एक्सप्रेशन 2 है। ओके सॉरी एक्सप्रेशन 3 है। तो ऐसा ये हमारा सिंटैक्स आपको समझ गया होगा, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3 लाइक दैट। तो ऐसे हम कोई भी इफ एल्स के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से प्रोग्राम में? कंडीशनल ऑपरेटर के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आप इवन जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाला प्रोग्राम हो या फिर कोई भी इफ एल्स का प्रोग्राम हो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के प्रोग्राम में। कुछ नहीं, इफ के जगह क्वेश्चन मार्क बट पीछे लिखना है और एल्स की जगह आपको कोलन। मल्टीपल इफ एल्स होंगे ना तो भी ऐसा ही कुछ करना है आपको। तो मैं एक पीडीएफ में इसका एक आधी और एग्जांपल आपके लिए मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है गाइस, तो अब क्या आपको इतना समझा कि ये कैसे काम करता है? तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। वही कंडीशनल ऑपरेटर का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले से मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी और इस छोटा सा एक आधी ऐसे में छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। देखो यहाँ पे दो सिंपल से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ, जैसे m इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू 20 और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर x और एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, x में गैप होनी चाहिए। तो देखो मैं क्या प्रोग्राम लिख रहा हूँ, अगर m की वैल्यू n से बड़ी है तो x में स्टोर करो m, अदरवाइज मतलब आप जानते हो एल्स x में स्टोर कर दो n की वैल्यू लाइक दैट। ओके, और आप बाद में x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके देखो कि आपका आंसर क्या आता है। तो x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे x की वैल्यू बाद में मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, एक लाइन में आप इसे रख सकते हैं। तो आपको गेस करना है आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं m में 10 स्टोर है, n में 20, 10 ग्रेटर देन 20 नो, तो एल्स में आएंगे और x की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएंगे 20। और अगर आप इसे रन भी करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर x इज इक्वल टू 20 प्रिंट हुआ। तो ये पूरे प्रोग्राम को इस डिक्लेरेशन से जो मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है ना, इस पूरे प्रोग्राम को आप कंडीशनल ऑपरेटर के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे लिखते हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू, इसमें क्या स्टोर करना है आपको, या तो m या n की वैल्यू। तो कंडीशन देखो क्या है, अगर m की वैल्यू n से बड़ी होंगी तो पता है आपको क्या स्टोर करना है, आपको स्टोर करना है m की वैल्यू, अदरवाइज स्टोर कर दो n की वैल्यू। जो आपको ये ऊपर आपको इतने सारे आपने लाइन खर्च किए हैं ना, 1 2 3 4 5 और बहुत सारे स्पेसेस, तो आप देखो इसी लॉजिक को आप एक ही लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये भी इसका एक तरीका है कंडीशनल ऑपरेटर का कि थोड़ी सी कोडिंग अगर आपको रिड्यूस करनी है तो इसका आप यूज कर सकते हैं। और देखो आंसर कोई चेंज होने वाला नहीं है, जैसे पहला था आंसर वैसा ही यहाँ पे है। तो अगर ये एग्जाम में आता है तो लिटिल बिट आपको थ्योरी लिखनी है यानी सिंटैक्स लिखना है और छोटा सा एग्जाम्पल जो इवन और ऑड का है वो भी आप देख सकते हैं, या ये जो मैंने बताया है वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।